हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है AWM AME का जो एग्ज़ाम बी ग्रुप का लिया जाता है अजमेर के द्वारा, ये उसी का क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में लिया गया है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चंस है, और आपको यदि जेई की तैयारी करते हैं या AWME या ADME की तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें टोटल 175 क्वेश्चंस है, जिसमें प्रोफेशनल जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेशनल सब्जेक्ट से 85 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जीके और राजभाषा से 55 क्वेश्चंस हैं, 55, और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स और फाइनेंशियल रूल्स से 35 क्वेश्चन हैं। टोटल 175 क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पर बी ग्रुप AWME का एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से यानी प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है वहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन बड़ा बड़ा है ना, बी ग्रुप का एग्ज़ाम है तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग आपको समझाने का अच्छा से प्रयास करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 1 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट, ड्यूरिंग अ रोलिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए कोचिंग ट्रेन या फ्रेट ट्रेन, ये सब जब स्टेशन पर आते हैं तो रोलिंग इन एग्जामिनेशन होता है और रोलिंग आउट भी होता है, जो कि इन रूट एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। जब गाड़ी स्टेशन पर आती है या स्टेशन से जाती है तो उस समय CNW के जो स्टाफ रहते हैं वो गाड़ी में देखते हैं, रोलिंग इन के दौरान देखते हैं और रोलिंग आउट के दौरान भी देखते हैं कि गाड़ी में कोई ऐसा पार्ट जो है ना, उसमें क्या क्या देखना है। उसमें देखना है कोई हैंगिंग पार्ट, कोई ऐसा पार्ट्स जो लटका हुआ हो, आधा लगा हुआ हो, आधा खुल के लटका हुआ हो, उसी को बोलते हैं हैंगिंग पार्ट्स। ब्रोकन पार्ट्स, कोई टूटा हुआ पार्ट्स, ठीक है ना। एयर प्रेशर का कोई लीकेज है ना, उसमें कान खुला रखना है सुनने के लिए, आँख खुला रखना है देखने के लिए, और नाक भी खुला रखना है सूंघने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपका हॉट एक्सल है तो ग्रीस की जो जलने का जो स्मेल है वो भी आपको देखना है, सूंघना है। तो उसमें पूरी तरह से जो हमारा क्या है उसको ऑर्गन्स जो है ना हमारा शरीर का, वो एक्टिव होना चाहिए। तो ब्रोकन पार्ट्स, एयर प्रेशर लीकेज वो आपको देखना है। हॉट एक्सल यदि आपको लाल कलर से दिख गया तो ठीक है, नहीं तो ग्रीस वगैरह जलने की आपकी जो स्मेल है वो आएंगे। व्हील स्कीडिंग या व्हील जो ब्रेक बाइंडिंग जो होता है उसके वजह से चक्का घिसते हुए जा रहा है, वो भी आपको देखना है। विस्टलिंग यानी कि साउंड, किसी तरह के अनवांटेड साउंड, मतलब जो होना नहीं चाहिए गाड़ी में। इसे गाड़ी चलते हैं तो साउंड तो होता ही है, लेकिन ऐसा साउंड जो गाड़ी में अक्सर नहीं देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, वो आपको साउंड। स्मोक कुछ है अगर है तो देखना है। तो यही होता है इन रूट और रोलिंग आउट और रोलिंग इन और रोलिंग आउट का जो इन रूट एग्जामिनेशन होता है उसमें होता है। तब हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ए रोलिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ कोचिंग ट्रेन, what specific visual and acoustic anomaly indicates a defective or seized axle roller bearing। इसका मतलब है कि कोचिंग जब रोलिंग इन एग्जामिनेशन होगा तो उसमें कोई विशिष्ट दृश्य यानी विजुअल कुछ, या ध्वनि यानी एकॉस्टिक को में कुछ डिफेक्ट है ना, उसको दूर करने के लिए है ना, एक्सल के जाम, रोलर बियरिंग, इस सब को जो दर्शाता है उसका जो है उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको पहले जानना है कि रोलिंग इन रूट एग्जामिनेशन होता क्या है, तो हमने आपको बता दिया। उस हिसाब से बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक है। जो भी इसमें आंसर किए गए हैं वो ग्रीन कलर से है ना। तो आंसर तो ऑलरेडी आपको तुरंत दिख जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन यदि आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बी आंसर में लिखा हुआ है हाई पिचेड स्क्रीचिंग, है ना। विस्लिंग, मतलब क्या क्या उसमें देखेंगे, वो आपको क्या क्या दर्शाती है वो आपको ऑप्शन पूछ रहा था। तो हाई पिचिंग, स्क्रीचिंग, विस्लिंग, हैवी ग्राइंडिंग नॉइज़, मतलब कुछ ये घर 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 की आवाज़ आता है उसको ग्राइंडिंग नॉइज़ कहते हैं। इनकम्पनीड बाय लोकलाइज्ड स्मोक और इमिटिंग इंटेंस, ठीक है ना। उसके बाद रेडिएटिंग हीट फ्रॉम एक्सल बॉक्स
एक्सल बॉक्स से कुछ जो है ना रेडिएटिंग हीट्स वगैरह भी आ रहा हो, है ना, तो वही होता है, वही हम लोगों को देखना है। तो इसके हिसाब से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ए का बी है। ठीक है, चलिए। हैमरिंग साउंड भी एक होता है, हैमरिंग, जो अगर व्हील फ्लैट हो गए हैं ना, फ्लैट प्लेसेस हो गए हैं व्हील में, यानी वैगन स्टॉक है तो 60 mm होता है, कोचिंग स्टॉक में 50 mm होता है। तो उस तरह का यदि है तो ये हैमरिंग टाइप का साउंड आता है। ठीक है ना, तो ये इसका बी हो गया आंसर। इसी तरह से जो क्वेश्चन दूसरा नंबर है उसको भी हम लोग देखेंगे। आपको ये भी आपको पता करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है विच कम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन मोस्ट डायरेक्टली, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटेड टू इनकेसमेंट ऑफ स्पीड पोटेंशियल ऑफ कैसनफ बोगी, है ना। इसका मतलब है कि देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, संसाधनों के किस संयोजन से कैसनफ बोगी की गति क्षमता बढ़ाने में सीधे योगदान दिया है। मतलब मॉडिफिकेशन किया गया व्हील को, है ना, ये स्प्रिंग का मॉडिफिकेशन किया गया, वेज ब्लॉक, है ना, इलास्टोमेरिक पैड, कैसे कैसे धीरे धीरे आपको कैसनफ बोगी का जो वीडियो बना हुआ है उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे कैसनफ 22W से कैसनफ 22WM बना, कैसनफ 22NL, NLB, NLC, है ना, कैसनफ 22HS, है ना, HSM2, HSM1, इस तरह से जो डेवलप हुआ, तो उसके हिसाब से पूछ रहा है कि कौन कौन सा उसमें योगदान रहा, किसका किसका योगदान रहा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए में इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रेवल कांस्टेंट कांटेक्ट साइड बियरर, CCSB जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट कांटेक्ट CC आपको देखने को मिला होगा, CCSB ये भी इसका नाम है, लॉन्ग ट्रेवल कांस्टेंट कांटेक्ट साइड बियरर। एक जो मिशन चला था भारतीय इंडियन रेलवे में 2017 से 18 के दशक में, जिसका नाम रखा गया था मिशन रफ्तार। उसमें ये टारगेट लिया गया था कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, यानी कि मालगाड़ियाँ जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, और जो कोचिंग स्टॉक का जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है उससे बढ़ाया जाए। तो उसी दौरान ये सब रूल्स लगाए गए थे और ये सब मॉडिफिकेशन किया गया था। तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया था, तो उसमें लॉन्ग ट्रेवल कांस्टेंट कांटेक्ट साइड बियरर जो आप देखते हैं रिंग्स का होता है, पहले ये सब नहीं होता था, मेटल बॉन्डेड होता था, रोलर टाइप होता था। अभी PU पैड होता है, कांस्टेंट कांटेक्ट रिंग्स वाला होता है ना, उसमें मेटल के भी होते हैं प्लेट्स और रिंग्स भी लगते हैं। कभी आप कैसनफ बोगी खुलते हुए देखे होंगे तो आप देखे होंगे, अन्यथा जो ये कैसनफ बोगी का जो वीडियो बना हुआ है यूट्यूब में, आप उसमें देख के आप जान सकते हैं कि कैसा दिखता है, रिंग्स कैसे होते हैं, PU पैड। यदि आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा RJ ज्ञान क्लासेस कैसनफ बोगी, तुरंत आपको ऊपर ही दिख जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेज, यानी कि जो वेज ब्लॉक जो आप ये आपने नहीं देखा होगा, ये कैसनफ बोगी वाला PDF में है। तो वेज ब्लॉक जो इस्तेमाल किया जाता है, जो स्प्रिंग प्लैंक होता है ना, यहाँ स्नबर स्प्रिंग इस तरह से लगते हैं और इसी के ऊपर ये वेज ब्लॉक ऐसे लगता है, ठीक है ना, बॉलिस्टर के ठीक नीचे ऐसे। तो यही होता है वेज ब्लॉक। तो उसको भी क्या किया गया, स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेज ब्लॉक, इसको भी ऐड किया गया। उसके बाद सी ऑप्शन है रेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो सेकेंडरी सस्पेंशन में स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट है उसको कुछ ना कुछ जो है ना ये किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, चेंज किया गया। तो उसमें क्या गया कि जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग थे उसमें बढ़ाया तो नहीं गया, घटाया ही गया जहाँ तक के, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो वैगन का स्पीड है वो बढ़ गया। अब आप देखते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर के इंडियन रेलवे में चलने वाले बहुत सारे जो ट्रेन्स हैं, है ना, पहले नहीं थे। तो मिशन रफ्तार के तहत ये सब किया गया। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है ABC वो करेक्ट है। डी में क्या कहता है कि इंक्रीज व्हील बेस ऑफ इम्प्रूविंग कर्विंग बिहेवियर,
व्हील बेस को थोड़े किया गया, व्हील बेस वही है जो होता है वही है, उसमें नहीं किया गया है। डी इसका सही आंसर नहीं है, ए बी सी सही आंसर है। व्हील बेस तो आपको मालूम ही होगा, कैसनव बोगी में 2000 mm का होता है ना, 2560 LHB का होता है, 2896 ICF का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वैगन व्हील्स what specific thermal sequence is utilized to achieve the fins paralytic structure mandated by IRS R19 स्पेस। इसका मतलब है कि जब गाड़ी में व्हील का जो निर्माण होता है ना, तो उसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो होते हैं, कोई भी आयरन या कोई भी मेटल जो है उसमें कुछ उसका जो अंदर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ना, तो वैगन के जो पहियों के निर्माण के लिए IRS R19 जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए विशिष्ट थर्मल का उपयोग किया जाता है। किस विशिष्ट थर्मल का जो है ना, थर्मल सीक्वेंस का उपयोग किया जाता है जो बनाते हैं। तो आप तो हीट ट्रीटमेंट आप जानते ही होंगे, ये उनसे ही रिलेटेड है। कोई भी मेटल है उसमें हीट ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से। यदि आपको डक्टाइल मेटल रखना है तो उसके हिसाब से अलग से ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि आपको हार्ड रखना है मेटल को, जैसे आप गियर्स हैं, गियर के टीथ हैं, तो उसको तो हार्ड रखना पड़ेगा, तो उसको हार्डनेस दिया जाता है ना। तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि जो वैगन में व्हील जो निर्माण होता है ना, तो IRS R19 के हिसाब से तो उसमें क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए नॉर्मलाइजिंग, इसमें आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन यहाँ गलत रहेगा वो भी हम बता देंगे। ए नॉर्मलाइजिंग दैट इंटायर व्हील असेंबल एट अप्रॉक्सीमेटली 850 से 870 डिग्री सी, इतना डिग्री पर उसको नॉर्मलाइजिंग करेंगे। ठीक है ना, नॉर्मलाइजिंग का मतलब है कि इतना डिग्री पर उसको गर्म करना। हीट ट्रीटमेंट का आपको PDF दिया गया है, उसको पढ़िएगा। उतना डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करना है और फिर उसको जो है ना एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। छोड़ देना, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, तो वही नॉर्मलाइजिंग होता है। एक होता है क्विंचिंग। क्विंचिंग में क्या होता है, यही ट्रीटमेंट का सब प्रोसेस है जो कि आपको जानना है JEE वाले में भी और AWME की तैयारी के लिए भी जानना है। तो इसमें क्विंचिंग में क्या होता है कि रैपिड कूलिंग करना है, तुरंत उसको कूलिंग के दौरान तुरंत इसको पहले तो उसको हीट ट्रीटमेंट, ये जो फर्नेस होता है भट्टी, उसमें पहले तो खूब हीट देना है, यानी गर्म करना है बहुत सारा। ठीक है ना, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। और उसके बाद रेड हॉट होने के बाद ऑयल में या पानी में तुरंत उसको डाल देना है। तो उस जो है ना उसी को कहता है क्विंचिंग। खूब हार्ड हो जाता है मटेरियल उस पीरियड में। ठीक है ना। और नॉर्मलाइजिंग तो आप जानते ही हैं कि मतलब हीट तो देना है लेकिन एटमॉस्फेयर में उसको ठंड करना है। ठीक है, तो व्हील को तो इसमें ऑप्शन में है लिखा हुआ कि नॉर्मलाइजिंग 850 से 870 डिग्री पे करना है ना। द कास्ट स्ट्रक्चर फॉलोड बाय लोकलाइज्ड रीम का उसका जो रीम है उसका सिर्फ क्विंचिंग होता है, जो रीम साइज है। क्विंचिंग विद प्रेशराइज्ड वाटर जेट एंड सब्सिक्वेंट टेम्परिंग। तो उसको जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको नॉर्मलाइजिंग करना है, उसका जो रीम होता है वो उसको क्विंचिंग करना है, और यही सही है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। टाइम आपका ज़रूर जाएगा लेकिन ज्ञान बहुत आपको मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखिएगा तो व्यू आएगा, इस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, पहले से ही वीडियो आपको बनाते आए हैं, है ना। और आपका जो रिजल्ट भी है यहाँ बहुत सारा देते आए हैं। तो ध्यान से बारीकी से वीडियो को देखिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा। कई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन को जो है ना उसके अंदर की बात हम आपको बता के समझा ही देंगे आपको। यदि ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं समझने का कोई ये ऐसा बात ही नहीं है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। एक केस हार्डनेट, ये भी एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस ही है। केस हार्डनेट गियर शोज सॉफ्ट टूथ सरफेस डिस्पाइट प्रॉपर कार्बोडाइजिंग टाइम विथ प्रोसेस विच प्रोसेस पैरामीटर शुड बी चेक्ड फर्स्ट। यानी कि यदि कह रहा है कि एगो गियर का टीथ है ना,
और उसको हम लोग क्या किए, केस हार्डनिंग किया गया। केस हार्डनिंग में क्या होता है कि जो उसका ऊपर का जो मेटल होता है, टीथ गियर कैसे बनता है, ऐसे होता है ना, ऐसे गियर रहता है। तो इसका जो ऊपर का मेटल है ये सब, इसमें इस ऊपर का जो मेटल है इसमें क्या कार्बन को ऐड किया जाता है। एक प्रोसेस के दौरान कार्बन को ऐड किया जाता है, और जब कार्बन ऐड हो जाते हैं तो उसमें हार्डनेस की जो है ना, हार्डनेस हार्ड हो जाता है, हार्ड। तो जो यही जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है केस हार्डनिंग, ठीक ना। क्या बोला जाता है, केस हार्डनिंग बोला जाता है। तो उस दौरान जबकि लेकिन दांत जो है ना उसका वो सॉफ्ट दिखाई दिया गया ना, मतलब नहीं हो पाया हार्डनिंग। तो इसके सबसे पहले किस प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए, तो इसमें चेक करना चाहिए कि क्विंचिंग है ना, क्विंचिंग इफेक्ट आफ्टर कार्बोडाइजिंग। कार्बोडाइजिंग जब हुआ होगा प्रोसेस, कार्बोराइजिंग के अंतर्गत ही आता है केस हार्डनेस, ठीक है ना। तो उसमें क्विंचिंग प्रोसेस चेक करना है। क्विंचिंग उसके बाद दे भी सकते हैं कि ये इसके बाद जो केस हार्डनिंग है उसके बाद। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये सब मटेरियल साइंस या मेट्रोलॉजी बोल लीजिए, है ना, इससे क्वेश्चन था। ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिकेटिव कैब इनएक्टिव कैब, ये लोकोमोटिव में ड्यूअल कैब वाला भी लोकोमोटिव होता है, जैसे WP4D, डी मतलब डुअल कैब, और WP4 WG4 इस समय डुअल कैब नहीं होते हैं, ठीक ना। तो डुअल कैब में एक कैब होता है, इस तरह से लोकोमोटिव है ना, ड्राइवर डेस्क जो होता है, ड्राइवर जहाँ रहता है, इधर केबिन हो, कैब मतलब केबिन। तो यहाँ एक हो गया है कि यहाँ में ड्यूअल कैब होता है। तो एक जो होता है कैब बिल्कुल एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव होता है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो एक्टिव हो गया और जो खाली रहता है वो इनएक्टिव हो गया। लेकिन जो मेजर प्रोसेस है, बड़े बड़े, जैसे ब्रेक लगाना, रिलीज़ करना, गाड़ी को रोकना बंद करना, ये सब बड़े बड़े जो प्रोसेस हैं वो इसकी सुविधा दोनों साइड में होती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाना ये सब दोनों साइड में होती है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इमरजेंसी ब्रेक का एप्लीकेशन हुआ फ्रॉम इनएक्टिव कैब से लोको कम्स टू आइडियल बट फ्लैशर डज नॉट ऑपरेट। लोको जो है आइडियल का मतलब हो गया, आइडियल का मतलब कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन में या लोकोमोटिव आपने आइडियल सुना होगा। आइडियल का मतलब हो गया कि मशीन तो चल रहा है लेकिन उस दौरान काम कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि इंजन तो स्टार्ट है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, उसी को आइडियल, वही जो पीरियड होता है उसको आइडियल पीरियड कहा जाता है। तो लोको कम्स टू आइडियल बट फ्लैशर डज नॉट ऑपरेट, मतलब गाड़ी स्टार्ट तो हो गया है लेकिन फ्लैशर लाइट नहीं जला है। विच सिस्टम शुड बी चेक्ड फर्स्ट, हम सब कौन सा सिस्टम जो है पहले चेक करेंगे। तो उसमें जो है इन्फ्लेशर का जो लाइट जो होता है, फ्लैशर लाइट का, उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होगा वही ना होगा उसमें। तो उसमें उसी के हिसाब से सी ऑप्शन सही है कि इन्फ्लेशन मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यही इसका ध्यान से पढ़िएगा तो ऑप्शन आप ऑटोमेटिक छांट भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट आपका सोच होता है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आप नहीं जिस क्वेश्चन को जानते हैं, है ना, इतना तो पढ़े कि हैं कि फ्लैशर लाइट है तो इलेक्ट्रिक से ही चलेगा, इतना तो है। इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट से तो ही होता होगा ऑपरेट। तो इलेक्ट्रिकल का जिक्र सिर्फ इसी में है ना बढ़िया से किया है फ्लैशर लाइट के साथ, तो ये लगा देंगे। ऐसे सही इसका यही है, इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान फ्लैशर लाइट जलता है और नहीं जला जब इनएक्टिव कैब से इमरजेंसी एप्लीकेशन जब अप्लाई हुआ तो नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ, तो इन्फ्लेशन मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, है ना। तो इसका आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द एयर ब्रेक आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में एयर ब्रेक का सिस्टम चलता है, मालूम है आपको, वैक्यूम ब्रेक भी होते हैं। तो एयर ब्रेक के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ द प्रेसिस फंक्शन ऑफ चॉक इनसाइड ए डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व एप्लीकेशन सर्किट। डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व में चॉक भी होते हैं, है ना, तो उसका फंक्शन क्या होता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व में जो चॉक होते हैं उसका जो होता है एयर के स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक ना। कब करता है, एयर आने, है ना, और एयर जाने, ब्रेक सिलेंडर में एयर आना और ब्रेक सिलेंडर से रिलीज़ होना, इसको कंट्रोल करता है वही चॉक,
है ना। तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्या है, ये है सी, ठीक ना। ग्रीन नहीं देखना है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ग्रीन देख के, अभी यहाँ ग्रीन मिल गया, आपको एग्जाम में ग्रीन थोड़ी मिलेगा। तो उसमें कहा है टू रेगुलेट द स्पेसिफिक वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ एयर चार्जिंग इनटू द ब्रेक सिलेंडर। रेगुलेट करता है यानी कि स्पीड को कंट्रोल किया, वही ना रेगुलेट किया, ठीक है। इंश्योरिंग ए कैलिब्रेट ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग, ब्रेक सिलेंडर में हवा के चार्ज को जो है ना विशिष्ट डॉक्यूमेंट दर से कंट्रोल करता है, जिससे कैलिब्रेट ब्रेक एप्लीकेशन समय सुनिश्चित हो सके। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग POH अटेंशन ऑफ BMBS वैगन, BMBS मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन में ROH, ड्यूरिंग ROH अटेंशन, अच्छा ROH अटेंशन जब करेंगे यानी ROH करेंगे तो ड्यूरिंग ROH अटेंशन ऑफ BMBS वैगन में ROH करेंगे, अनइक्वल ब्रेक शूज वियर इन नोटिस्ड, मतलब सब ब्रेक का जो शूज़ है वो अनइक्वल है, मतलब किसी में ज़्यादा घिसा हुआ है, किसी में कम घिसा गया है, ऐसा नोटिस किया गया। सेपरेटली ऑन वन बोगी, एक बोगी में सब में अलग अलग घिसाव देखा गया। द मोस्ट प्रॉब्लम रूट्स काउजेज, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से हुआ है, ठीक है, किस कारण से हुआ है। देखिए इसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका कारण जो एक होता है, जो ट्रैवलिंग आपने सुना होगा, ट्रैवलिंग में स्क्वायरनेस ऑफ बोगी चेक किया जाता है। आपने जो बटन देखा होगा कैसना बोगी में, इस तरह से कैसना बोगी होते हैं ना, यहाँ एक बटन होता है 5 बटन, ये व्हील बेस के लिए को बताता है ना। एक एक बटन का, ये व्हील का जो बेस होता है उसके हिसाब से एक एक बटन का लगाया जाता है ना। तो स्क्वायरनेस ऑफ बोगी यदि बढ़िया से नहीं होगा, जो परफेक्ट होता है वो नहीं होगा, तो उसका ये कारण हो सकता है। दूसरा है जो ब्रेक बीम है ना, उसका पॉकेट है, अगर वो डैमेज होगा, वो ख़राब होगा, वो वॉर्न आउट होगा, सही जगह नहीं होगा, तो भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन, उसी के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। एसिमेट्रिक यानी कि असीमित ब्रेक रिगिंग ज्योमेट्री, ब्रेक रिगिंग मतलब ब्रेक सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो जो उस ब्रेक रिगिंग के अंतर्गत आते हैं, उसका जो बनावट है वो ये है असीमित है, मतलब बढ़िया नहीं है ना। इनइफेक्टिव स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म, यानी कि जो स्लैक एडजस्टर, यही तो स्लैक ही एडजस्टर है ना, व्हील और ब्रेक ब्लॉक को आपस में टच करवाता है, सटाता है, तो वो भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो उसके कारण ये हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हॉट इंजन अलार्म में बी अक्योर ड्यू टू, यानी इंजन जो है उसमें गर्म हो रहा है ना, उसका क्या कारण हो सकता है। इंजन गर्म हो रहा है तो क्या हो सकता है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। ये लोकोमोटिव का क्वेश्चन है। देखिए रेडिएटर फैन का जो सर्किट है, रेडिएटर फैन का जो सर्किट है वो फॉल्ट होगा, गड़बड़ी होगा, है ना, तो इंजन हॉट हो जाएगा। क्योंकि जब इंजन तो हॉट होता ही रहता है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया गया है, कूलिंग, ये है ना इंजन को कूलिंग करने के लिए। तो इसके वजह से होता है लो कूलिंग वाटर लेवल होगा, वाटर लेवल जो है ना लो कूलिंग पर होगा। वह WTS यानी वाटर टेम्परेचर स्विच, ये भी फॉल्ट होगा। ETS यानी इंजन टेम्परेचर स्विच, ये भी फॉल्ट हो सकता है। लूज जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी हो सकते हैं। ओवरलोड और इंजन पे ओवरलोड भी हो सकता है। ये सभी कारण के हिसाब से सभी ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। ये इसमें भी लिखा है रेडिएटर फैन फॉल्ट फेल्यूर, चौक इंडिकेटर फैन चौक हो गया, जाम हो गया, सॉरी रेडिएटर फैन जाम हो गया, तो भी हो सकता है। ETS का मतलब हो गया इंजन टेम्परेचर स्विच, ये भी खराबी हो गया उसमें, तो ये हो सकता है, इसलिए इसका C हो जाएगा, है ना। ऑल आर करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेन रनिंग ओवर कैटल इज क्लासिफाइड अंडर, यानी कि रन ओवर कैटल होता है, रन ओवर मैन भी होता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें कहा गया है कि उस दौरान कौन सा पार्ट्स डैमेज होगा यदि रन ओवर कैटल रन ओवर मैन हो जाता है। तो आगे का जो कैटल गार्ड्स होते हैं या फ्लैशर ये जो लाइट्स वगैरह होते हैं वही होता है, बाकी तो अंदर के पार्ट्स तो कुछ होते ही नहीं हैं, है ना।
और उससे संबंधित यदि कोई पार्ट्स, उससे जुड़े हुए कुछ पार्ट्स हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि किस श्रेणी में उसको रखा जाएगा, किस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का आप लोगों को PDF मिला होगा और उस पर वीडियो भी बना हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताया गया है कि जो एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कैटेगरी वाइज एक्सीडेंट को बांटा गया है, वो A से लेके R तक बांटा गया है। याद रखिएगा, A से लेके R तक बांटा गया है, जिसमें I और O को छोड़ दिया गया है, I और O को छोड़ दिया गया है। इतना कैटेगरी होता है। इसी में R जो है, R2 में लिखा हुआ है ना, रनिंग ओवर कैटल। आप देखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के PDF में R वाला कैटेगरी में देखिएगा, R2 में यही चीज़ लिखा होगा, रन ओवर कैटल। तो इसके हिसाब से D इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो हर जो AWM का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ ही देते हैं, है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म डायनेमिकली इंटीग्रेटेड इनटू ए मैकेनिकल ड्राइव फ्रेमवर्क ऑफ मैकेनिकल शैपर मशीन। शैपर मशीन के बारे में पूछ रहा है कि एक शैपर मशीन है, ठीक है ना, उसमें क्विक रिटर्न को गतिशील रूप से एकीकृत किया गया, मतलब लगाया गया है। तो क्यों लगाया गया है ना। वाई इज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है लगाया गया है, क्यों लगाया गया है। तो इसमें देखिए, पहले तो आपको सोचना होगा कि शैपर मशीन होता कैसा है, शैपर मशीन होता कैसा है, उसमें जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है ना। तो ये यदि आपने अब शैपर मशीन नहीं देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से शैपर मशीन होता है। आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे पास कोई मेटल है या शीट्स है, हमको इस तरह से इसमें निशान बनाना है, थोड़ा सा गड्ढा करना है ना। तो या यहाँ डॉट देना है या इस तरह से करना है। तो इसी को शैपर मशीन में कहा था। इस तरह से मशीन होते हैं शैपर। मान लिया कि ये मशीन है ना। इधर रैम होता है, रैम, ये रैम होता है, ये आगे पीछे जाता है, आगे पीछे, है ना। और इसमें एक जो है ना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इस तरह से ऐसे होता है। अब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ वहाँ क्या गड्ढा करेगा, यहाँ से, है ना, मेटल चिप्स निकालेगा और ये बनाएगा। तो यही ऐसे ही शेपर मशीन होता है। ये पीछे की तरफ जब जाएगा तो उस दौरान इसमें कुछ भी कटिंग प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी कटिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो यही है। तो इसमें इसके हिसाब से अब इसमें रैम किसको कहा जाता है ये सब जानिएगा तब ना। ऊपर जो जिसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पकड़ता है उसी को रैम कहा जाता है। तो रिड्यूस द आइडियल नॉन कटिंग टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द रैम, यानी कि आइडियल टाइम हमने आपको बताया था लोकोमोटिव के क्वेश्चन में कि आइडियल टाइम उसको कहा जाता है कि जिस दौरान मशीन तो स्टार्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये जो क्या करता है ये मैकेनिज्म जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आइडियल टाइम को कम करता है ना। अब ऐसा नहीं कि जैसे कटिंग कर रहा है, ये टूल है सिंगल पॉइंट टूल, इसको कटिंग किया तो धीरे धीरे गया और वापस भी धीरे धीरे आएगा तो टाइम वेस्ट होगा ना बहुत सारा, तो वापस तुरंत आ जाएगा। लेकिन कटिंग करेगा तो धीरे धीरे जाएगा। तो ये मैकेनिज्म यही काम करता है शैपर मशीन में, है ना। तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ मटेरियल्स भी AWME के दिए जाते हैं, JEE के लिए भी पूरे मटेरियल दिए जाते हैं। आपको यदि ज्वाइन करना है तो आपको लास्ट में बताया जाएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद तो आपको बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करेंगे। उसका फ़ी भी लिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट भी चलता है ना, और आपको मॉडल पेपर भी मिलते हैं, आपके प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होता है। तो ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच रिगार्ड टू ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन फ्रेट वैगन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब जो फ्रेट वैगन है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मॉडर्न इंडियन रेलवे, एक में देखते हैं ये वाला, मॉडर्न इंडियन रेलवे फ्रेट स्टॉक यूटिलाइज हाई कैपेसिटी इलास्टोमेरिक और पॉलीमर पैड ड्राफ्ट गियर। ये तो बिल्कुल सही है, जो ड्राफ्ट गियर का इस्तेमाल आपने
देखा ही है, फ्रेट स्टॉक में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है ड्राफ्ट गियर वर्क ए सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म, ये बिल्कुल गलत है, ये डबल एक्टिंग मैकेनिज्म पर काम करता है ना। शॉक जब गाड़ी आपस में टच करते हैं, है ना, तो उसको झटका भी देता है, जब गाड़ी एक दूसरे को खींचता है उस दौरान भी हेल्प करता है, तो उस दौरान भी तो झटका लगता है ना, तो उसको धीरे धीरे करवाता है वो। तो ये दूसरा कोई ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है द इफिशियंसी ऑफ ड्राफ्ट गियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोरेड, है ना, डिसिपेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट बाय द इम्पैक्ट, ठीक है। ये भी सही है, यानी कि देखिए हिंदी में तीसरा कुछ समझिए ऑप्शन, ड्राफ्ट गियर की दक्षता को संपीड़ित के दौरान, यानी कि कंप्रेशन के दौरान जो नष्ट और ऊर्जा जो होता है, इम्पैक्ट होता है, वो कुल गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो यही है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है, ये सही है 3 नंबर। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेटिक डिज़ाइन हैंड ब्रेक इंडिकेटर आर मैंडेटरी कंपोनेंट टू बी प्रोवाइड इन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ LHB कोचिंग स्टॉक, यानी कि जो LHB कोचिंग स्टॉक है उसके किस प्रकार के कोच में लगाया गया है न्यूमेटिक डिज़ाइन हैंड ब्रेक इंडिकेटर। हैंड ब्रेक तो आप जानते ही हैं कि जो इसमें लगता है LWL RRM, है ना, SLR, है ना, जनरेटर कार, पावर कार, इन सब में लगता है। तो उसके हिसाब से ये जब हैंड ब्रेक ही वहाँ लगेगा तो इंडिकेटर भी तो वही ना होगा, और इसी में इंडिकेटर लगता है। बाकी सब में जो है ना हैंड ब्रेक का इंडिकेटर नहीं लगता है, सिर्फ पावर कार, LWL RRM या SLR टाइप के कुछ जो होते हैं। हालांकि SLR तो ICF में होता है, उसमें तो इंडिकेटर की ज़रूरत ना है, लगता भी नहीं है। तो इसका LWRRM है ना, या LWLRRM भी लिखा रहेगा तो वही करेक्ट होगा। इसका C करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ड्यूरिंग ए रूटीन फ्रेट यार्ड टेस्टिंग सेशन, यानी कि फ्रेट यार्ड में कोई टेस्टिंग चल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व फॉल्स टू रिलीज ब्रेक इवन डिस्ट्रीब्यूटिव फेल्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व जो है वो फेल हो गया, टू रिलीज यानी रिलीज़ करने के लिए ब्रेक लगाने के बाद जो ब्रेक रिलीज़ करने का जो दिया गया कमांड, यानी कि जो ये BP का जो प्रेशर है वो मेंटेन किया गया 5 kg, तब ना ब्रेक रिलीज होगा। डाउन करेंगे तो ब्रेक लगता है, इसमें उल्टा होता है। तो मेंटेन किया गया लेकिन ब्रेक रिलीज नहीं हुआ। व्हेन ब्रेक पाइप प्रेशर इज़ फुल्ली रीस्टोरेड, यानी कि ब्रेक BP का जो प्रेशर है 5 kg मेंटेन किया गया। व्हाट मैनुअल स्टेप शुड बी टेक्निकल एक्सक्यूट फर्स्ट, यानी कि क्या इसका जो मैकेनिकल मैनुअल हम लोग क्या करेंगे उसके बाद। तो आप जानते हैं QRV जो होता है क्विक रिलीज वॉल्व DB में, उसी से रिलीज़ कर देंगे, हो गया, यही तो है। तो C नंबर ऑप्शन इसके हिसाब से फिट बैठता है। कहता है पुल द मैनुअल रिलीज वॉल्व कॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व ब्राइफली टू एग्जॉस्ट ट्रैपेड एयर फ्रॉम कंट्रोल रिजर्वायर, यानी CR, कंट्रोल रिजर्वायर CR, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CR से रिलीज कर देंगे मैनुअली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। कैसनव बोगी इज 3 पीस कास्ट स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग 2 साइड फ्रेम एंड 1 फ्लोटिंग बॉलिस्टर, बिल्कुल सही है। 2 गो तो साइड फ्रेम होता है और एक बीच में फ्लोटिंग बॉलिस्टर होता है कैसनव बोगी में। तो 3 क्या है, 3 पीस कास्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद डैम्पिंग इन कैसनव बोगी इन लोड प्रोपोर्शनल, जो लोड का प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है द कैसनव बोगी HS इज हाई स्पीड बोगी सर्टिफाइड फॉर 130 kmph, यही गलत है, 100 kmph होता है। अभी हमने पहले बताया कि मिशन रफ्तार के तहत सभी नहीं, कुछ वैगनों को का जो स्पीड है वो बढ़ाया गया था 100 kmph तक।
100 से ज़्यादा कोई वैगन नहीं चलता है, ठीक ना। तो इसका आंसर 1 और 2 करेक्ट होगा, यानी कि ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोफाइल मेक्स पॉलीयूरेथेन पेंट हाई प्रिफर्ड फॉर कोटिंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पैसेंजर कोच बॉडी सेल्स, है ना। सेल मतलब स्ट्रक्चर, कोच बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो पीयू पेंट का इस्तेमाल किया गया है, उसमें है ना उसका क्या उसका जो खासियत है वो ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो सबसे पहले तो ये जो है ना, इसमें शाइन बहुत अच्छा होता है, शाइनिंग, चमक होता है। उसके बाद ये जो है ना कोरोजन से अच्छी तरह से जो है ना ये बताता है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणस होते हैं, धूप होते हैं, इसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है हाई रेजिस्टेंस टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट के रेडिएशन के लिए हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला, अर्थिंग में होता है ना एक रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, करंट को प्रवाह होने से रोकता है ना। रेजिस्टेंस होता है और अर्थ होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह होने से रोकता है। तो इसमें क्या अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस होता है पीयू पेंट में, हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेरिक केमिकल वेदरिंग, यानी कि जो अब उसमें पीयू पेंट पकड़ता है बहुत ज़ोर से, बहुत बढ़िया है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो पेंट झड़ेगा नहीं, पेंट उसमें से निकलेगा नहीं। तो जो है जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, वो भी साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि पेंट गल उसमें झड़ के नीचे गिरेगा तो उससे है ना ये क्लाइमेट भी ख़राब होगा। तो उसके हिसाब से ही लिखा हुआ है केमिकल वेदरिंग। उसके बाद ग्लोस रिटेंशन अंडर सीवेज ओपन सन एक्सपोजर, यानी कि यह जो चमक होता है, सनलाइट जो होता है उसको प्रतिरोध करता है। तो इसके हिसाब से ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रिपीटेड ब्लोइंग ऑफ ऑटो ड्रेन वॉल्व जनरली इंडिकेट्स, ऑटो ड्रेन वॉल्व का बार बार बजना आमतौर पर किस इनमें से किसका संकेत होता है। ऑटो ड्रेन वॉल्व बार बार बजता है ना। तो ये जो है ना, ये यदि किसी प्रकार का उसमें जो है ना मॉइस्चर अगर हो गया हो तो उसके वजह से ये बार बार जो है ना ऑटो ड्रेन वॉल्व, ड्रेन मतलब आप जो एयर होता है एक्चुअली रिजर्वायर, उसमें भी देखते हैं ड्रेन वॉल्व होता है। ड्रेन मतलब उसमें के जो प्रेशर है वो निकालने वाला है ना। तो ऑटो ड्रेन वॉल्व मतलब ऑटोमेटिक प्रेशर निकलने का जो सिस्टम होगा, उसके वजह से ऑटो ड्रेन है। लेकिन वो बार बार जो है ना क्या करता है बार बार इंडिकेट करता है, रिपीट करता है ब्लोइंग। तो उसका मतलब है कि इसमें मॉइस्चर हो गया है ना। अब किसी भी प्रकार के जो सिलेंडर्स होते हैं या जहाँ भी हवा या गैस का संयोजन जमा होने का जो मशीन होता है, कंप्रेसर जो होता है, उसमें धीरे धीरे नमी की मात्रा बढ़ती जाती है, नमी की मात्रा बढ़ती जाती है ना। तो वही ज़्यादा हो जाने के बाद ये कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट कंप्रेसर, है ना, अनलोडिंग साइकिल विथ मॉइस्चर डिस्चार्ज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following are categorized as consequential train accident in Indian Railway? Consequential train accident का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ हो, इंजरी हुआ हो, है ना, रेलवे की प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ हो, ऐसा एक्सीडेंट। और एक ऐसा एक्सीडेंट होता है उसमें अदर ट्रेन एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है ना। तो एक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट और एक अदर ट्रेन एक्सीडेंट। अदर ट्रेन में एक्सीडेंट में क्या होता है, किसी प्रकार का जो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे कॉलिजन है, फायर है, लेवल क्रॉसिंग है, ड्रिलमेंट है, या मिसलेनियस भी कुछ दिए गए हैं, उसको छोड़ के जो बच गया वो अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आता है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि कौन सा इसमें कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंट के इसमें रेफरेंस में कौन सा सही है। कॉलिजन एक्सीडेंट यानी क्लास ए, ये सही है ना। इसमें ए वाला भी आता है, फायर वाला भी आता है, ड्रिलमेंट भी आता है जिसको कि डी कैटेगरी में रखा गया है, ये भी होता है ना। उसके बाद
यार्ड शंटिंग इरेगुलेशन विदाउट कंसिक्वेंसेस, ये नहीं होगा, ये अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आता है। उसके बाद फायर इन ट्रेन, देखिए ये भी आता है, इसमें भी बहुत सारा जान माल के नुकसान हो सकता है। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार समझिए, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में कॉलिजन होता है सबसे पहले। आप एक बार जरूर डिजास्टर मैनेजमेंट का वो पीडीएफ पढ़िएगा, बहुत फायदा होगा। कॉलिजन ए होता है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में, जिसमें A1 से A4 तक लिया गया है। फायर होता है बी कैटेगरी, ठीक है ना। लेवल क्रॉसिंग होता है सी कैटेगरी। डिरेलमेंट होता है जो पटरी से उतरना, वो डी कैटेगरी। और एक मिसलेनियस में ई होता है E1, वो भी रखा गया है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में। अदर ट्रेन एक्सीडेंट में होता है यार्ड एक्सीडेंट, है ना, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेल्यूर या अनयूजुअल एक्सीडेंट, ये सब अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैच लाइन 1 विथ लाइन 2, लाइन 1 से लाइन 2 को मिलाना है। बहुत हल्का है, आसान है। ब्रेक पाइप प्रेशर रिडक्शन, ब्रेक पाइप प्रेशर यदि घटाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होगा। ब्रेक पाइप बीपी का प्रेशर डाउन करते हैं तो ना ब्रेक अप्लाई होता है। तो ये किसका में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यानी ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है ब्रेक सिलेंडर वेंटिंग, वेंट माने खाली करना, ब्रेक सिलेंडर से हवा निकल रही है तो बीसी से हवा निकलेगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक रिलीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा क्या, एक्सिलरी रिजर्वायर चार्जिंग, एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज हो रहा है तो कौन गए, चार्जिंग स्टेज में होगा, ठीक है। उसके बाद फीड पाइप कंटिन्यूटी, अब जो बचा तो उसी इसका हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी जो चेक होता है उसके बारे में है। तो इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन बैठ गया है यहाँ, ए का 2, बी का 1, सी का डी 4, सी का 3, डी का 4, यानी कि इसका आंसर ये वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए turbocharger passes run down test but surge heavily under load, which area should be examined first, यानी कि एक टर्बो चार्जर है, ठीक है ना, टर्बो चार्जर है, रन डाउन टेस्ट पास कर गया है। रन डाउन टेस्ट का मतलब, रन डाउन टेस्ट में जो जो चेक होता है रन डाउन टेस्ट में, वो शाफ्ट होता है, रोटर चेक होता है। तो रोटर और शाफ्ट तो उसका सही है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, जब उस पर लोड दिया गया तो लोड, जब दो लोड दिया गया बट सर्ज हैवली अंडर लोड, अच्छा विच जो उस पर लोड दिया गया तो काम नहीं किया, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इस देखिए इसका कई कारण हो सकते हैं। आफ्टर कूलर का जो फिन है वो जाम हो सकता है। एयर इनटेक भी, एयर का जो होता है ना वो भी जाम हो सकता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एयर इनटेक और एग्जॉस्ट गैस फ्लो रिस्ट्रक्शंस, यानी कि यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए टर्बो चार्जर में सिलेंडर्स होते हैं, है ना, वैक्यूम क्रिएट होता है, उस दौरान जो है ना फ्यूल पंप से उसमें फ्यूल डाला जाता है और वही फ्यूल जलता है, फिर एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है, यही प्रोसेस चलता है और इसी से लोकोमोटिव चलता है। आप लोकोमोटिव का थ्योरी वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा, आप लिखिएगा यूट्यूब चैनल में आरजे ज्ञान क्लासेस लोकोमोटिव हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे लिखिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत 20 क्वेश्चन में 45 मिनट हो गया। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कट ऑफ एंगल कॉक ऑपरेशन इन टेक्निकली करेक्ट, कट ऑफ एंगल कॉक के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है। तो कट ऑफ एंगल कॉक आप जानते हैं, ये कोच में 2 इधर होते हैं 2 इधर होते हैं, COAC जिसको बोला जाता है। तो उसके संबंध में सही कथन को चुनना है। तो सही कौन सा कथन, सही में के लिए सारा ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। वेंटिंग प्रोविजन एग्जिस्ट ओनली फीड पाइप एंगल कॉक, यानी कि जो निकलने का वेंटिंग का जो प्रोविज़न है खाली फीड पाइप में है, ऐसा नहीं है, ब्रेक पाइप में भी है। वेंटिंग का सिस्टम नहीं रखेगा, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, उसमें जो है ना ये करना होगा, आइसोलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एंगल कॉक क्लोजर आइसोलेटिंग बोथ इनलेट एंड आउटलेट विदाउट वेंटिंग एक्शन, यानी कि एंगल कॉक बंद होना या बिना वेंटिंग एक्शन के इनलेट और आउटलेट दोनों को अलग करता है, ये भी गलत है और डी वाला भी गलत है, ये सही है।
आउटर एयर गेट्स वेंटेड थ्रू ग्रूव इन स्टील बॉल ड्यूरिंग क्लोज पोजीशन। एक उसमें स्टील जो कट ऑफ एंगल कॉक जो होते हैं उसमें एक स्टील बॉल होता है और इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है कि जब हम इसका हैंडल घुमाएंगे है ना तो पैरेलल टू पाइप करेंगे तो उसका अलग रिएक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू पाइप करेंगे तो उसका अलग रिएक्शन होगा। उस हिसाब से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो 20 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द डिजिनेटेड मैक्सिमम एक्सल कैपेसिटी स्पेसिफिक फॉर कन्वेंशनल ईमू और मेमू मोटर बोगी अंडर इंडियन रेलवे ऑपरेशनल बेस लाइन। वही एसी जो मेमू है उसी के बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें जो एक्सल लोड होता है वो 20.32 होता है। 20.32 कितना होता है? 20.32। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम आर फिटेड इन। देखिए व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम जो इलेक्ट्रिक लोको है ना WAP5 उसमें होता है, इन सब में नहीं होता है। इन सब में तो ट्रैक्शन मोटर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डिटर्जेंट एडिक्टिव इन लुब्रिकेंट्स ऑयल आर यूज टू। ऑयल जो लुब्रिकेंट में है उसमें डिटर्जेंट जो मिक्स किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो इसमें जो गाद जो बनता है ना, गाद उसको रोकने के लिए किया जाता है ना, इसमें होता है। या जो कुछ ऐसे उसमें केमिकल्स होते हैं जो कोरोजन को एक्टिव करते हैं उसको भी डैमेज करता है वो डिटर्जेंट। तो इस तरह से हो गया 23। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 24। विच स्पेसिफिक डिफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इन ए कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यानी CBB फॉर वैगन रिक्वायर्स इट्स इमीडिएट रिन्यूअल ड्यूरिंग ए रूटीन यार्ड अटेंशन शेड्यूल। यानी कि जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक जो होता है ना उस कौन सी विशेष खराबी पाई जाती है जिसके कारण नियमित यार्ड में रख रखाव के दौरान तुरंत इसको बदलना चाहिए। तो इसमें जो खराबी होता है फ्रिक्शन मटेरियल थिकनेस वोर्न डाउन टू 10 mm और लेस। आप जानते हैं कि जो K टाइप का L10 K12 हाँ L होता है 10 mm तक खींचता है और K होता है 12 mm तक इसका कंडेम लिमिट होता है L10 K12 है ना। तो इसमें ब्रेक ब्लॉक का टाइप नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन करा 10 mm तक से ज़्यादा ये वियर हो जाए तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज द टेक्निकल एब्रीविएटेड यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है एक्रोनिम PECU PECU एक्सप्लिटली स्टैंडर्ड फॉर वंदे भारत ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें PECU का मतलब होता है पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट, यानी कि जो कोई इमरजेंसी के दौरान है टॉक TB होता है टॉक बैक यूनिट, उसमें उसी को कहा गया है। उसमें आप जो है ना ड्राइवर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो वही लगाया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो इसका हो जाएगा B। चलिए अभी कितना हो गया 48 मिनट्स हो गया। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं, है ना, बता देते हैं। यदि आप JEE की तैयारी कर रहे हो या AWM की तैयारी कर रहे हो, यहाँ ज्वाइनिंग फ़ी आपको 3000 लिया जाएगा और 3000 में टोटल मटेरियल्स जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उन सब से आपको टॉपिक से दिया जाएगा। इसमें आपको यदि CNW में है तो ICF मिलेगा, LHB मिलेगा, वंदे भारत मिलेगा, है ना। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट रूल में लीव रूल्स, पास PTO रूल्स, डिसिप्लिन अपील रूल, राजभाषा रूल्स, है ना, HOER रूल्स, हीट ट्रीटमेंट मेट्रोलॉजी, है ना, CGO अपॉइंटमेंट रूल और भी वेल्डिंग्स, बहुत सारे लगभग आपको 35 PDF मिलेंगे 35 टॉपिक के। उसके बाद 20 सेट मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा, मॉडल पेपर जो कि आपके संबंधित डिपार्टमेंटल एग्जाम से होगा। यदि आप कैरेज वर्कशॉप में हैं तो उसी का मॉडल पेपर मिलेगा, वैगन वर्कशॉप में है तो उसी का मिलेगा, CNW में है तो उसी का मिलेगा।
ठीक है। जेई के लिए यदि आप एडब्ल्यूएम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो अब एडब्ल्यूएम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी का 20 सेट मॉडल पेपर मिलेगा आपको, और वहाँ से आपको 40 से 50 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। जेई में तो खूब क्वेश्चन आता है, एडब्ल्यूएम में थोड़ा सा घुमाता है, लेकिन यदि आप उसको पढ़ते हैं, यदि आपका बेस मजबूत रहता है तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं एडब्ल्यूएम वाले एग्जाम में, है ना। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन तो इतने लोग स्कॉलर बैठ के सेट करते हैं, तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो कम ही मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल से मिल भी जाते हैं। तो आपको हो गया 20 सेट मॉडल पेपर हो गया, यानी कि पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मॉडल सेट पेपर मिल जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको सोल्यूशन के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर भी एक अलग से दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, वीडियो हैं, आप क्लास भी सोचते हैं क्लास भी करें, तो रिकॉर्डेड वीडियो का क्लास आपको मिलेगा। जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्रिटिकल है, उन सभी टॉपिक के पीडीएफ के साथ वीडियो भी आपको मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी यहाँ चलता है सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग, कैरेज वर्कशॉप का अलग, वैगन वर्कशॉप का अलग, CNW का अलग, AWME का अलग, वेलफेयर और इंस्पेक्टर और APO का अलग। तो टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं। टेस्ट काफ़ी अलग से है, 250 रुपये महीना, इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये भी नहीं है कि इस महीने आप ज्वाइन करें तो 1 महीना टेस्ट फ्री होता है, ये भी नहीं है। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको मन में रहता है, ऐसा लालच बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पढ़ाया जाता है और साफ़ सुथरा सही सटीक क्वेश्चन दिए जाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपका रहता है। तो ये टेस्ट सीरीज़ का फ़ी है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि जब तक आप ज्वाइनिंग फ़ी दे के मटेरियल्स लेके ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आप टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, आप प्रमोशन करते रहिए, खुश रहिए।